अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 की एक फॉर्म है ट्रेसपास, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक तो ये बात ज़हन में रखें कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग निकाल के रखें, ताकि जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी हो समझने में। और ज़ाहिर है, जब हम किसी बड़े शायर की कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फिर मैं पहले चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें इस शायर के बारे में। उससे इस पोएम के मीनिंग जो है ना, वो काफ़ी इलेबोरेट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगे आपको। तो जॉन क्लेयर ने लिखी है ये पोएम। और जॉन क्लेयर कौन थे अगर आप देखें तो ये जनाब जॉन क्लेयर हैं। 1793 में पैदा हुए थे और 1864 में इनका इंतकाल हुआ था। और बहुत मशहूर पोएट हैं, बहुत मशहूर पोएट हैं ये। और ख़ास तौर पे इनकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि एक गरीब पोएट हैं। आम तौर पे जो पोएट्स होते थे वो किसी न किसी दर्जे में किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़े लिखे ख़ानदान से होते थे, लोग उनको जानते थे, ठीक है। जबकि ये जो थे ये एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एग्रीकल्चर से इनका ताल्लुक़ था, खेती बाड़ी करने से इनका ताल्लुक़ था। एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहाँ खेती बाड़ी ही इन्होंने सीखी थी, और ज़िंदगी में जो चाहा वो ना मिला, जिसकी ख्वाहिश की वो हासिल ना हुआ। तो बस अब पोम्स लिख के जो है वो अपने दिल का बोझ हल्का करते थे। और उनकी पोम्स जो हैं वो नेचर के बारे में होती थी, कुदरत के बारे में, ब्यूटी जो उनके आसपास कुदरती खूबसूरती है, हुस्न जो फैला हुआ है। लेकिन जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की भी अगर आप पढ़ें तो वो बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत मशहूर शायर हैं। वो भी नेचर के बारे में बहुत लिखते हैं, लेकिन उनकी जो नेचर के बारे में राइटिंग है वो थोड़ी सी फ्रेशनेस के साथ है ना, एक वंडर, एक एडवेंचर। लेकिन जॉन क्लेयर की जो राइटिंग है वो थोड़ा सा, उसमें गुस्सा, उसमें एक अफसोस, उसमें एक तकलीफ़ का अंसर है। तो गरीब शुअरा में शायद जॉन क्लेयर अंग्रेज़ी के सबसे बड़े शायरों में से एक हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात हो गई ना किसी के लिए इतना बड़ा जुमला बोल देना कि सबसे बड़े शायरों में से एक है। लेकिन बेचारों की बड़ी अजीब सी ज़िंदगी गुजरी। शायरी करते थे, बाज़ औक़ात उनकी शायरी लोगों को पसंद आ जाती थी, उससे कुछ पैसे आ जाते थे तो सोचते थे अब मैं शायरी को और करूँगा। फिर पैसे ख़त्म हो जाते थे, घर में बीवी बच्चों के लिए खाना नहीं होता था, फिर वो निकल पड़ते थे, कहीं मज़दूरी करते थे, कहीं खेती-बाड़ी करते थे। फिर जो है कुछ पैसे आ जाते थे, फिर बैठ के कुछ शेर लिख लिए, तो वो बड़ी अजीब-सी लाइफ़ गुज़ारी। और इस ज़माने में जो है ना, वो कुछ नए-नए कवानीन भी पास हो रहे थे। और उन कवानीन के तहत जो पहले पहले बहुत आसानी थी एक आदमी को कि जिसकी कोई ज़मीन नहीं है वो किसी नई जगह जाके आबाद हो जाए और उस ज़मीन को अपना बना ले और वहाँ खेती-बाड़ी शुरू कर दे। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता ये कवानीन आए थे कि नहीं जी, जो जिसकी ज़मीन है बस वही उसकी ज़मीन है, कोई नई जगह पे जाके खुद से आबाद नहीं हो सकता, जब तक कि गवर्नमेंट से इजाज़त ना ली जाए। और गवर्नमेंट का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा था। और एक बंदा किसी दूसरे बंदे की ज़मीन में नहीं जा सकता, और जी बड़े क्लियरली रास्ते मेंशन किए जाने लगे कि बस ये रोड्स हैं जो कि कॉमन है, यहाँ पे हर कोई जा सकता है। कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे की फ़ील्ड्स में, इलाकों में, घरों में नहीं जा सकता बग़ैर इजाज़त के। तो ये कवानीन पास हो रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कवानीन पास हो रहे थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के कवानीन पास हो रहे थे। तो ये इसको बहुत डिस्टर्ब करते थे कि पहले हम जब छोटे-छोटे थे तो कितना आसानी थी ना, जहाँ चाहते थे घुस जाते थे, जहाँ चाहते थे चले जाते थे। एक दूसरे के साथ कॉमन थी हर चीज़ें, सब शेयर करते थे। लेकिन अब हर कोई अलग-अलग होता चला जा रहा है, तो इनका जो एंगल था ना खूबसूरती को देखने का, कुदरती, उसके अंदर ये गम साथ में शामिल था। और बड़ा बड़ा अफ़सोस का एक मौका आया कि आहिस्ता-आहिस्ता इन हालात ने ना इसको पागल कर दिया। और ये नौबत आ गई कि आखिरकार इसको पागल खाने भेजना पड़ा। वहाँ भी जो लोग इसकी देखभाल कर रहे थे वो इस नतीजे पे पहुँचते थे कि जब भी इसके हाथ में कलम और कागज़ होते थे तो अगर ये पोएम लिखने पे आता था तो बस फिर ये एकदम से सेंसिबल हो जाता था, बस पोएम लिखते चले जाता था, लिखते चले जाता था। लेकिन जहाँ उससे बात करने बैठो तो वो फिर वही पागलपने की बातें करता था, अजीब-ओ-गरीब सी। तो बहरहाल इसका ये अंजाम हुआ, बिल आखिरकार वहीं पागल खाने में इनका इंतकाल हुआ। लेकिन जो कुछ इन्होंने लिखा वो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में मशहूर है कि जी, एक गरीब आदमी की नज़र से जब आप नेचर को देखते हैं तो उस नेचर की खूबसूरती भी मिलती है, लेकिन उसका दर्द और दुख भी साथ में उसके शामिल होता है। अब जब ये सब कुछ आपको पता चल जाता है, उसके बाद जब आप ये पोएम पढ़ते हैं तो फिर आपको एक नया एंगल, एक ज़बरदस्त एंगल देखने को मिलता है। पोएम का नाम है ट्रेसपास। ट्रेसपास कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी में उसकी इजाज़त के बगैर घुस जाना। ठीक है ना? अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ट्रेसपास का टॉपिक क्यों मुंतखब किया, क्योंकि ये इनको अच्छा नहीं लगता था
कि अब हर किसी की प्रॉपर्टीज़ बंद होती चली जा रही हैं, कोई किसी के इलाके में नहीं जा सकता बगैर पूछे, एक अजीब सा मसला है। यहाँ तक कि किसी को कहीं एक बहुत खूबसूरत कोई फूलों का कहीं खेत लगा हुआ नज़र आया तो वो उसको देखने भी नहीं जा सकता, उसकी खुशबू सूंघने भी उसके करीब नहीं आ सकता जब तक कि उसके मालिक से इजाज़त ना ले ले। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, इससे दरकिनार इनकी क्या फीलिंग्स ये बताई जा रही हैं। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ्स। मुझे खौफ आने लगा था, मैं खौफजदा हो गया था इस बात से कि किसी ऐसी जगह चलूँ जहाँ कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यानी रास्ता मौजूद नहीं है से क्या मुराद है, वो रास्ते जो डिफ़ाइन कर दिए थे हुकूमत ने कि अब सब यही कॉमन रास्ते हैं, बाकी जो रास्ते हैं वो लोगों की मर्ज़ी से उनसे पूछे बगैर उन इलाकों में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। तो मुझे खौफ आता था किसी ऐसे रास्ते पर जाऊँ जो बाकायदा सड़क ना हो। एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड द मेडो स्वाथ्स। और जब मैं कभी ऐसा होता था कि किसी ऐसी जगह से गुज़र रहा हूँ जहाँ पे कि मुझे घुसना पड़े किसी ऐसी जगह पे जो कि रास्ता आम ना हो, शारे आम ना हो, किसी का खेत हो जिसमें से मैं गुज़र रहा हूँ, ठीक है। मेडो क्या होता है, मेडो कोई एक ऐसी चरागाह होती है, ऐसा खेत होता है जिसमें कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं जो कि बाद में जानवरों के चरने के काम आएंगी, ठीक है। तो आई एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड, कॉशियस कहते हैं बहुत एहतियात के साथ, ट्रेड कहते हैं चलना, तो मैं बहुत एहतियात से चलता था, बहुत एहतियात से चल के जाता था। कभी अगर ऐसा हो कि मुझे जाना पड़े, प्रेस्ड का मतलब आगे बढ़ना यहाँ पे लिया जाएगा, कि जब मैं आगे बढ़ रहा होता था तो बहुत कॉशियसली आगे बढ़ता था, बहुत देखभाल के कदम रखता था जब किसी मेडो सॉथ से गुजर रहा होता था। अच्छा जी, जहाँ ऐसे खेत होते हैं ना जो कि चारे के लिए कुछ उगाया होता है लोगों ने, तो उसमें बीच में खेती बाड़ी करने वाले के गुजरने के रास्ते भी होते हैं, और बाज़ औक़ात रास्ता उसने इस तरह से भी बनाया होता है कि वो काट काट के जो उसकी जो भी अनाज उसने उगाया होता है उसको काट काट के उसके बंडल बना बना के साइड में डालता जाता है, तो कुछ रास्ता बन जाता है। इन्होंने मैंने इसमें आपको निकाला है आपके लिए कि नहीं निकाला, देखता हूँ। हाँ, ये देखें ना, देखें, ये एक खलियान सा है और उसमें रास्ता सा बना हुआ है, ये देखें इसमें। और ये रास्ते जो हैं वो ये मैडो कहलाएगा, जो कि ऐसा खेत है जिसमें कि चरने के लिए जो चीज़ें उगाई गई हैं। और ये स्वास कहलाते हैं जो कि रास्ता बनाया गया हो बीच में, उनको चीज़ों को काट काट के एक तरफ ढेर करते गए हों और बीच में ऑटोमेटिकली एक रास्ता बनता गया, तो उसमें से गुजरने में मज़ा आता है कि आपके दोनों तरफ जो है वो पौधे हैं और आप उसके बीच में से गुजर रहे हैं पौधों को हाथ लगाते हुए। ये देखिए मुख्तलिफ़ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वापस चलते हैं। तो जो मैं उन रास्तों से गुज़रता था जहाँ पहले बचपन में तो बड़े आराम से गुज़र जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ एंड प्रेस्ड विद, आगे जो बढ़ रहा हूँ, कॉशियस ट्रेड, बहुत एहतियात से कदम उठा के जा रहा हूँ कि कोई देख ना ले, है। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विद अ वेरी आई, और मैं मुड़ मुड़ के पीछे इधर उधर देखता रहता था। वेरी आई एक ऐसी आंख जो कि बहुत कॉशियस है, इस बात पे नज़र रखी हुई है कि कहीं से कोई चीज़ हमला ना कर दे, कहीं से कोई आ ना जाएगा। कौन हमला करेगा, कौन आएगा, इस खेत का मालिक। तो मैं एक वेरी आई का से देखते रहता था, यानी एक ऐसी नज़र से देखते रहता था तायराना तौर पे कि कहीं कोई आ ना रहा हो, कहीं कोई आ ना रहा हो, तो डर डर के हमेशा मुड़ मुड़ के देखता था, एक ऐसी नज़र से कि कहीं कोई हमें देख ना रहा हो या मुझे देख ना रहा हो कि मैं उसके घर में से या उसके मेडों में से गुजर रहा हूँ। एंड ऑलवेज फियर द ओनर कमिंग बाय, हमेशा इस बात का खौफ रहता था कि इसका ओनर यहाँ पे ना आ जाए। आस स्वास आए और बाय ये राइम कर रहे हैं। येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल आई वेंचर्ड ऑन, लेकिन जहाँ मैं घुस गया था वो इतनी खूबसूरत जगह होती थी कि फिर मैं आगे बढ़ता ही चला जाता था। हालांकि सब ख़तरात मौजूद थे, उसके बावजूद भी मैं उसी रास्ते से आगे बढ़ता चला जाता था। इतना हसीन लग रहा होता था, इतना अच्छा लग रहा होता था। तो येट एवरीथिंग, हाँ, उसके बावजूद भी कि जो कुछ ऊपर हुआ उसके बावजूद भी, येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन, जो जहाँ मैं गया था वहाँ पे हर चीज़ ही, जो कुछ चिड़ियों का चहचहाना, पौधों की खूबसूरती, एक ख़ास तरह की स्मेल, खुशबू पौधों की, मिट्टी की, अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत दिखती थी। आई वेंचर ऑन, कि मैं आगे बढ़ता चला जाता था उस ख़तरनाक एडवेंचर में, ठीक है, उस ख़तरनाक सफ़र में। वेंचर्ड ऑन, आगे बढ़ते रहना किसी ऐसे रास्ते पर जहाँ पे कुछ ख़तरात भी हों। एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री, और जब मैं निकल के ऐसी जगह पे आ जाता था, ऐसी जगह को पा लेता था, ऐसी सड़क को पा लेता था जहाँ पे कि सबके लिए चलना फ्री था, यानी मेन रोड पे जब निकल आता था, आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर
फ्रॉन एट मी। तो मुझे ऐसा लगने लगता था, मैं ऐसा सोचता था, मेरा दिमाग ऐसे काम करने लगता था कि मुझे लगता था कि हर कोई जो वहाँ पे चल रहा है, हर अजनबी जो वहाँ से गुजर रहा है, वो मुझ पे फ्रॉन कर रहा है, मुझे घूर घूर के देख रहा है कि जैसे मैंने कोई गलत काम किया हो। और यहाँ तक कि जो अच्छे लोग भी मुझे देखते थे, मोहब्बत से भी देख रहे होते थे, एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से, वो भी मुझे लगता था कि मुझसे कह रहे हैं कि यू हैव बीन ऑन अ ट्रेस पास ऑन योर वॉक टुडे, कि यकीनन तुम जो है ना किसी ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ तुम किसी और के घर से निकल के आए हो, किसी और के खेत में से घुस के निकले हो। तो यानी वो सब जगह ही वो ये कह रहा था कि ऐसा लगता था कि हर कोई ही थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस्ड, दबा हुआ और फील करता था, मजबूर कि है अब बेचारा कोई भी जो है ना वो खेतों खलिहानों से होके नहीं गुज़र पाता, बल्कि सबको मेन रोड से ही जाना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसने दिल पे ले लिया था। शायर तरह के लोग होते हैं ना, वो बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही दिल पे ले लेते हैं, तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया था। तो हर कोई मेहरबानी से भी अगर कोई देखता था ना, तो उस मुझे लगता था कि वो अपने दिल में मेरे बारे में यही सोच रहा है कि है बेचारा अब जो है ना वो उन खेतों में से गुज़र नहीं सकता, और अगर गुज़रेगा तो वो ट्रेसपास करना होगा, गैर कानूनी होगा। तो हमें पता है कि तुम किसी ऐसी जगह से गुज़र के आ रहे हो जहाँ से गुज़रने को ट्रेसपासिंग कहा जाएगा। तो हम भी तुम्हारे लिए सैड हैं, हम भी थोड़ा सा एक सैड फील करते हैं कि तुम भी जो हो कहीं ऐसी जगह से गुजरते हो तो अपने दिल में खदशात लेके चलते हो कि पता नहीं कोई पकड़ ना ले, पता नहीं कोई पकड़ के पुलिस के हवाले ना कर दे। I've often thought the day appeared so fine, how beautiful if such a place was mine. मैंने बहुत दफ़ा सोचता था कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा मौका है, कितनी अच्छी सिनरी है, कि काश ये जो कुछ खूबसूरती है ये काश मेरी होती। जब गरीब था ना तो अपने इर्द गिर्द खूबसूरती तो बहुत दिखता था, लेकिन ये उसकी अपनी नहीं होती थी, तो ये सोचता था ऐसा कि काश ये सब कुछ मेरा होता। बट हैविंग नॉट, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ ना हो सका, मुझे ऐसा कुछ ना मिल सका, आई नेवर फील अलोन, फिर भी मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं तन्हा हूँ, मुझे कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपनी हिम्मत जमा रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि एंड कैन नॉट यूज़ अनदर्स एज माई ओन, कि मैं किसी दूसरे के इलाके में अपना समझ के अब नहीं घुस सकता। मैं कोशिश करता हूँ अपने दिमाग को बटाऊँ और मैं अपने आप को तन्हा न महसूस करूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किसी दूसरे के इलाके में अब अपना समझ के नहीं घुस सकता। तो ये उसने कहा ना, आई नेवर फील अलोन, ये अपने आप को तसल्ली दी है, यानी एक्चुअली वो अलोन फील कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे वो अलोन फील कर रहा है, लेकिन अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि कुछ नहीं, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मैं नहीं सोचता ऐसा कि मेरा कुछ नहीं है, तो मैं अपने आप को तन्हा नहीं महसूस करता, लेकिन मैं किसी दूसरे के इलाके को अपना समझ के नहीं घुस सकता, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो ये इस बात पर रिफ्लेक्शन है कि एक्चुअली वो अलोन फील कर रहा है, एक्चुअली उसको तन्हाई महसूस हो रही है, वो महसूस कर रहा है कि जो अपनाइत थी, वो जो एक था, वो जो सब हम एक साथ मिल के एक दूसरे के खेतों में काम किया करते थे, एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ लगाया करते थे, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली। लेकिन कह ही रहा है कि मैं तन्हा महसूस नहीं करता, कुछ नहीं होता मुझे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला तो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिख रहा है। तो इस बैकग्राउंड के साथ जब इस पोएम को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तकलीफ़ के साथ इस सिचुएशन से बंदा गुज़र रहा था। चलिए जी, इसके सवाल जवाब देखते हैं। अच्छा जी, तो फाइंड 4 words in the first 4 lines that indicate that the worker is worried. अच्छा, पोम चूँकि बहुत डीप है तो ये एक्सपेक्ट करता है ऑथर, ये बुक एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको इतनी डीप मीनिंग समझ में नहीं आई होगी, तो इसलिए आपसे काफ़ी ऊपर ऊपर के सवाल ही पूछे जाएंगे। तो ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि वो वरीड है। तो देख लीजिए जी, बहुत सारे बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। ड्रेडेड, मैं खौफज़दा था, ठीक है, खौफज़दा होना जो है वो एक निशानी है। कॉशियस ट्रेड, वेरी आई, फियर्ड, ठीक है, 4 बातें मैंने बता दी आपको। अपने अल्फाज में लिखिए, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि जब आप कोशिश किया करें अपने अल्फाज में लिखें, पूरा जुमला लिखें, सिर्फ ये 4 लफ्ज़ नहीं लिखते बल्कि पूरा जुमला बना के लिखें। The 4 words that we find in the first 4 lines that indicate that the worker is worried are इस तरह के, ठीक है। What is the worker worried about? Worker is worried about trespassing another's property. He's worried that the owner might catch him and give him to police. Why does the worker why does the worker keep on going even though he is worried? ये उसने खुद ही बताया था ना अभी
कि ऐसा सब कुछ है, लेकिन everything appeared so beautiful that I venture on, कि मैं आगे बढ़ता रहता हूँ. So the जवाब अगेन आप पूरे अल्फाज में देंगे, पूरा जुमला बना के देंगे. The walker keeps on going because everything around him is so beautiful that it makes him venture on. अच्छा जी, सी हो गया. ओहो, बी क्या है? The walker meets people as he walks. What does he think they are thinking about him? He thinks that the people that he meets when he comes out on the road, he thinks that they think that he has been trespassing. What does the walker wish for? Walker wishes for such a beautiful place to be his, but he knows, ये बात लिख दें आखिर में, but he knows that it cannot be his. अच्छा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लाते हैं डिफ़िकल्टी में ज़्यादा से ज़्यादा ये. द पोएट हैज़ यूज्ड द सेम वर्ड टू स्टार्ट 6 ऑफ द 14 लाइन इन द पोएम. व्हाट इज़ दैट वर्ड? व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव? ओके, ये देख लेते हैं जी कौन से. एंड, ओहो, ये आ गया. एंड 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 एंड. So the word that is repeated 6 times at the start of a line is and what impact does it have? ये जो and होता है ना, ये and पीछे से जो पिछली जो लाइन गुजरी होती है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक क्रिएट करता है. देखें, I dreaded walking where there was no path and pressed with cautious tread the meadow south. ये जो and है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है अपने से पिछली लाइन के साथ, कि मेरी बात अभी मेरे पास और बहुत से ख्याल आते हैं और मैं और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई मेरी, मैं और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ. सो ये तो मैंने बता दिया कि वर्ड क्या है. वर्ड एंड है. द इम्पैक्ट इट हैज़ इज़ दैट इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन with the previous lines. How many sentences are there in the poem? Is there a different mood or feeling in the last 2 sentences? आपके ऊपर है, आप इसको कैसे जवाब देते हैं. सेंटेंसेस आप बता ही सकते हैं, कितने गिन के बता दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक. और क्या आखिरी में कुछ डिफरेंट फीलिंग आ रहा है जी? इन द लास्ट सेंटेंसेस ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज ग्रीफ एंड सैडनेस. इनिशियल में तो उसने क्या बताया था कि अपनी एडवेंचरिज्म को रिफ्लेक्ट किया था, लेकिन लास्ट में उसने जो है वो अपने सैडनेस, लोनलीनेस. So yes, the last lines are a little bit different than the initial lines. What does the walker decide in the final lines of the poem? In the final lines of the poem, the walker decides that I try that I feel that I am never alone. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कभी अकेला ना हूँ. And I know that I cannot use another's path. I know that I cannot use another's meadow. I know I cannot go in trespassing again and again because it is not legal. And I try to feel that I am not alone anymore. तो ये उसने अपने आप से एक तरह से ऐड किया या अपने बारे में सोचा. ठीक है. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? मैंने अक्सर साइकिल कर ही दिए हैं, आप गौर से देख लें. राइम स्कीम क्या है? पाथ, स्वात, आई, बाय, गॉन, ऑन, फ्री, मी, से, टुडे, फाइंड, माइन, अलोन, ऑन. ठीक है. और काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल इन ईच लाइन. व्हाट डू यू नोटिस? सिलेबल क्या होते हैं? वो जो आवाज़, कितनी आवाज़ें निकलती हैं. आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वाज नो पाथ. तो आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वाज नो पाथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए. तो ये 10 के 10 ही आपको रिपीट होते मिलेंगे. ठीक है, तो ये आप काउंट कर लीजिएगा हर लाइन के साथ और आगे जवाब में लिख दीजिएगा. काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल इन ईच लाइन एंड व्हाट डू यू नोटिस. आपको क्या नोटिस में आया? आपने क्या देखा? क्या सारे हर लाइन के सिलेबल सेम थे या लाइन के सिलेबल्स डिफरेंट थे? ये आपको नोट करके देखिएगा. नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा दोबारा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा तफसील से. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा, आपको देख लीजिएगा.
Look at the words given in the box in the next page, discuss them and look up any that you do not know. अच्छा, the word meaning है, ये तो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि आप खुद से देख के रखिएगा, ठीक है। सो दिस वाज इट। एक सैड पोएम थी, एक सैड ऑथर ने आपसे अपने दिल की बात कही, तो होपफुली कुछ समझ में आई होगी। तो होप अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे मज़ीद पूछ लीजिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।